हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो लेसन नंबर 7 और लेसन का नाम है द इंटरव्यू और राइटर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द पेंगुइन ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ और इसी में से लिया गया एक अंश है जो इसमें हमारे लिए इस लेसन में है। इस लेसन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बताया गया है कि इंटरव्यू क्या होता है, शुरुआत कब हुई इसकी और प्रसिद्ध लोगों के और विद्वानों के इसके बारे में क्या विचार हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. राइटर कहता है कि जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ है लगभग 130 साल पहले, इंटरव्यू पत्रकारिता का एक मुख्य स्तंभ बन गया है, मुख्य स्रोत बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ्स। आज हर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने इंटरव्यू को जरूर पढ़ा है अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर, किसी न किसी मोड़ पर। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दृष्टिकोण के दूसरे पॉइंट से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है, हजारों प्रसिद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू हो चुका है ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ लोगों का, कुछ सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू रिपीट भी हुआ है, अर्थात उनका कई कई बार इंटरव्यू हुआ है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट, इसलिए बहुत ही कम चांस ऐसे हैं कि इस पर सरप्राइज किया जाए कि ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के मत के बारे में, विचार के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके फंक्शंस के बारे में, इस मेथड, इसके मेथड के बारे में, और इसके मेरिट्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, गुणों के बारे में। वेरी कंसिडरेबली, हो सकता है कि सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग, हो सकता है कि कुछ लोग इस पर अलग से क्लेम करें, बिल्कुल कुछ लोगों का हो सकता है इस पर अलग दृष्टिकोण हो। एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, और कुछ लोग इसी वजह से इसे इसकी हाईएस्ट फॉर्म मानते हैं। अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, इसे सच्चाई का एक स्रोत मानते हैं। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और जो इसकी प्रैक्टिस है, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनके लिए ये क्या है, एन आर्ट है, एक कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, दूसरी तरफ प्राय ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज इसके खुद विक्टिम बने हैं, अर्थात जिन लोगों का खुद का इंटरव्यू लिया गया है, जो इसके इंटरव्यू के शिकार बने हैं, माइट डिस्पाइट द इंटरव्यू, हो सकता है कि शायद वो इंटरव्यू से घृणा करते हो। डिस्पाइट का मतलब होता है घृणा करना। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, अपने जीवन में इसे एक ऐसी चीज़ के रूप में मानते हैं वो जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं हो, ज़बरदस्ती जो चीज़ हुई हो। और फील दैट, या महसूस करते हैं, इट समहाउ डिमिनाइज देम, कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को नीचा दिखाता है, अर्थात उन्हें कम आंका जाता है। जस्ट एज इन वन प्राइमिटिव कल्चर्स, अब राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे पुराने ज़माने में प्राइमिटिव जो कल्चर्स थी, आदि टाइम में, शुरुआत के टाइम में, या जो शुरू में जो लोग रहा करते थे, उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो संस्कृति थी, इट इज़ बिलीव्ड, उसमें ये माना जाता था दैट इफ़ समवन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का चित्र बना दे या चित्र ले ले, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल, तो ऐसा माना जाता था कि उस आदमी की उसने आत्मा चुरा ली हो, अर्थात उसे बिल्कुल आत्माविहीन कर दिया हो। वी एस नायपाल फील्स दैट, वी एस नायपाल एक प्रसिद्ध
नॉवल लिखने वाले हुए हैं, जिनके अच्छे अच्छे नॉवल हैं, उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़, कि वो कहते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घाव दिए गए हैं इंटरव्यू के द्वारा, अर्थात उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इंटरव्यू के बाद उनकी जो कुछ चीज़ें खो जाती हैं, अर्थात वे अपनी प्राइवेसी या कुछ चीज़ें जो उन्हें अपने मन में दबाए रखी है वो सार्वजनिक हो जाती हैं। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, जो लेविस कैरोल है जो एक बहुत प्रसिद्ध बुक है एलाइस इन वंडरलैंड, उसके राइटर हैं, उसके क्रिएटर हैं, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। कहा जाता है कि उन्हें इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा भय रहता था उनके मन में इंटरव्यू लेने वाले का। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी राजी नहीं हुए, सहमत नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका भय ही था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम दिस repel would be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autobiography, and he would afterwards relate the stories of his success in silence, and such people with much satisfaction and amusement. इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका भय था, ऑफ बीइंग लाइननाइज, कि उन्हें और ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया जाएगा या उनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हो जाएंगी, इसलिए उन्हें इस चीज़ का भय रहता था, अर्थात इंटरव्यू से वो डरते थे। विच मेड हिम जस्ट रिबेल, और इसी कारण से वो रिपेल हो गए थे, अर्थात दूर रहते थे। वुड बी अक्वेंटेंसेस, जो उनके जान पहचान के लोग रहते थे उनसे भी, और इंटरव्यू लेने वाले जो लोग रहते थे उनसे भी। एंड परसिस्टेंट पेटिनर्स, और उन लोगों से जो लगातार आग्रह करते रहते थे फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए तत्पर रहते थे, उन लोगों से भी वो दूर रहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद वो स्वयं रिलेट द स्टोरीज, इससे संबंधित कहानी बताते थे, ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, की किस तरह से उन्होंने उन सभी लोगों को चुप कर दिया था या शांत रखा था। विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट, उस कहानियों को, उससे रिलेटेड स्टोरियाँ वह बड़ी संतुष्टि से और मज़े लेकर सुनाते थे। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interview, और एक प्रसिद्ध राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, वो भी इंटरव्यू के प्रति बहुत ज़्यादा अलग ही तरह का, एक तरह से सिरे से नकार देने वाला दृष्टिकोण रखते थे, अर्थात वो भी इंटरव्यू देने से बिल्कुल परहेज करते थे, इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे, इंटरव्यू देने वालों से वो बिल्कुल सिरे से नकार देते थे। हिज वाइफ कैरोलाइन, उसकी जो पत्नी है उनकी कैरोलाइन जिसका नाम है, राइट्स इन हर डायरी, वो एक बार एक डायरी में लिखती हैं अपनी में, 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 की बात है, दैट देयर डे वॉज रैग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर्स ने उनका पूरा का पूरा दिन रैग कर दिया था, अर्थात खराब कर दिया था। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड से कहती है, एज सेइंग टू रिपोर्टर्स, कि वो बताती है, वो रिपोर्ट देती है कि जो उसका हस्बैंड था उन रिपोर्टर्स से कह रहा था, या उसने रिपोर्टर से कहा, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार करता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि इंटरव्यू देना और लेना दोनों ही क्या है, पाप है, इमोरल है। इट इज़ अ क्राइम, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम, यह इस तरह का ही अपराध है जैसे क्या होता है, एज एन ऑफेंस, एक अपराध होता है, अगेंस्ट एनी पर्सन, अगेंस्ट माई पर्सन, मेरे किसी भी व्यक्ति के साथ, एज एन असॉल्ट, जैसे कि उस पर क्या हुआ हो, शारीरिक प्रहार हुआ हो, शारीरिक या फिजिकल अटैक कर दिया हो। यहाँ पर जो है ये
रुडयार्ड किपलिंग ये कहना चाहता है इंटरव्यू के बारे में कि यह एक पाप है, इसे करना एक अपराध है, और जिस व्यक्ति के साथ का इंटरव्यू लिया जाता है ऐसे मान के चलो जैसे कि उस पर शारीरिक प्रहार कर दिया हो। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है पनिशमेंट की शारीरिक चोट मारने पर, उसी तरह की पनिशमेंट किसे देनी चाहिए, इंटरव्यू लेने वाले को। इट इज़ क्वार्डली एंड वाइल्ड, यह है बिल्कुल क्वार्डली है, क्वार्डली का मीन है एक तरह से कायरता, और वाइल्ड का मतलब है बुरा काम। एक तरह से ये बिल्कुल कायरतापूर्ण और बुरा काम है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी सम्मानीय व्यक्ति इसे देने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि लेगा नहीं, इंटरव्यू नहीं लेगा। एंड मच लेस गिव इट, और कोई रेस्पेक्टेबल जो मैन होगा वो इंटरव्यू देगा भी नहीं। इट येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years ago, फिर भी जो किपलिंग है उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, वो ऐसा काम कर चुके थे, अर्थात खुद वो मना कर रहे थे, ये कह रहे थे कि एक तरह से शारीरिक चोट पहुंचाने जैसा होता है, परंतु उन्होंने खुद ने कुछ वर्षों पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू खुद लिया था। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, और जो H.G. वेल्स नाम का जो राइटर है वो अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने 1894 में दिया, इंटरव्यू को एक तरह से ऑडियल मानते थे, गैर जिम्मेदाराना मानते थे। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और वो बिल्कुल खिलाफ रहते थे पूरी तरह से इंटरव्यू देने के, और पूरी तरह से फिर 40 साल बाद, लगभग 40 साल बाद उन्होंने खुद ने जोसेफ स्टालिन जो रूस के एक महान क्रांतिकारी थे उनका इंटरव्यू लिया। सोल बेलो जो अगले राइटर है, एक और है, एक विद्वान राइटर हैं, who has consented to be interviewed on several occasions, जिन्होंने खुद ने अपनी सहमति से कई बार, अनेकों बार इंटरव्यू दिया था। nevertheless once described interviews as like being like thumbprint on his windpipe, फिर भी उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू देते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपके गले को घोट दिया गया हो। थंब प्रिंट है अंगूठे का निशान, और विंड पाइप होता है सांस लेने वाली नली, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंटरव्यू लेने वाला उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा हो, उसके गले में सांस लेने वाली नली को दबा रहा हो। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, फिर भी काफ़ी सारी जो ड्रॉबैक्स हैं इंटरव्यू के, उनके बावजूद भी इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, इन दिनों में, इस समय, आजकल जो है किसी और समय के अपेक्षा, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, हमारे जो कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं, हमारे समय के जो रहने वाले जो लोग हैं, समसामयिक जो लोग हैं, उनका इम्प्रेशन इन इंटरव्यू के माध्यम से, आर्थरो इनके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से आता है, लोगों को पता चलता है। डेनिस ब्रेन हैज रिटन, डेनिस ब्रेन ने ये चीज़ लिखी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, कि लगभग हर चीज़ हमारे साथ पहुंच जाती है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है, अर्थात उसका इंटरव्यू लेता है। बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन, क्योंकि जो इस समय पर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसकी एक इस तरह की पोजीशन होती है, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, की वह एक ऐसी पोजीशन में होता है जो एक अच्छी पोजीशन और उसका प्रभाव होता है, अर्थात जो इंटरव्यू लेने वाला होता है
वो एक ऐसी पोजीशन में रहता है जिसको एक विशेष पोजीशन और प्रभाव होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे और उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से करेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।